ताकतवर वो नहीं है जिसे कभी डर न लगे। ताकतवर वह है जो परिस्थितियों को देखकर अपने लक्ष्य को न बदले। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और आज के इस वीडियो में मैं एक आत्मकथा के तरीके से एक सुपर हीरो की जीवनी को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज का वीडियो पिछले वीडियो से अलग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं खुद वो व्यक्तित्व बनकर आप सभी को उस व्यक्तित्व की कहानी को समझाऊंगा। और जैसे कहते नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उसका रोल मॉडल होता है, जिसके बनाए पथ पर वो व्यक्ति उसके मार्गदर्शन के जरिए चलना चाहता है। तो मेरा जो रोल मॉडल है, मेरी जो रोल मॉडल है, मेरा नहीं मेरी है, वो हैं श्री किरण बेदी जी। और आज उन्हीं की आत्मकथा के तरीके से मैं उनकी जीवनी को आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जीवनी को थोड़ा पास से पढ़ने के बाद मुझे कई सारी कहानियां उनके जीवन से सामने निकल कर आईं जो कि आप सभी को जाननी चाहिए। सबसे पहले शुरू करता हूं उनके पारिवारिक जीवन में कि उनका परिवार कैसा था, उनके परिवार में सभी लोग कैसे थे। देखिए, जो किरण बेदी जी हैं, इनका जन्म एक खेल प्रेमी परिवार में हुआ। उनके पिताश्री जो थे वो टेनिस के एक नेशनल चैंपियन प्लेयर थे और उस समय जो उनकी माताश्री थी वो एक बैडमिंटन प्लेयर थी। मतलब पूरा जो उनके माता पिताजी थे वही एक गेम बैकग्राउंड से, स्पोर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। बचपन में जब किरण जी की छुट्टियां होती स्कूल से तो वो डायरेक्ट स्कूल से टेनिस कोर्ट की तरफ आती। उनकी रुचि टेनिस में काफ़ी ज़्यादा थी। जब वो टेनिस कोर्ट में आती तो जब देखती कि जो टेनिस कोर्ट है उसमें लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बगल में लगी जो बेंच हुआ करती थी वहाँ पर किरण बेदी जी बैठती और अपने स्कूल में मिले होमवर्क किया करती। उसके बाद वो आकर टेनिस खेलती। टेनिस में उनकी काफ़ी रुचि थी। टेनिस के चलते ही वो पूरे देश भर की यात्रा उन्होंने की और वो एक स्टेट चैंपियन के रूप में निकल कर आई टेनिस में। लेकिन आगे क्या हुआ, देखिए, जब किरण बेदी जी ट्रेनों में ट्रैवल किया करती थी, जब वो ट्रेन में यात्रा करती तो उस समय थर्ड एसी डिब्बे में वो ट्रैवल किया करती थी। तो उस समय पे जो टिकट हुआ करता था वो टेनिस के विद्यार्थियों के लिए आधी छूट पे होता था। सिर्फ 50 रुपए का टिकट तो 25 में मिलता। परंतु इस जो अथॉरिटी है इसको मिलने के लिए उस व्यक्ति को जो टेनिस के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साइन एक कागजात पर चाहिए होते। तो किरण बेदी जी घंटों तक जाती और सेक्रेटरी साहब के ऑफिस के आगे खड़ी होती। सेक्रेटरी साहब के ऑफिस के आगे लंबी भीड़ जैसे रेंगते हुए चींटी के समान चलती और फिर कई दिन तो ऐसे बीत जाते किरण बेदी जी के सेक्रेटरी साहब के ऑफिस के आगे बैठे बैठे। एक दिन आखिरकार कई दिनों के जो इंतजार है उसके बाद इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार वो सेक्रेटरी साहब तक पहुंच गई। सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचने के बाद जो किरण जी हैं वो अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। उनके सामने उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं दूसरों के समय की कीमत को समझूंगी जो आप बिल्कुल नहीं समझते। ऐसा सुनकर जो सेक्रेटरी साहब हैं वो बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बोला तो नहीं उस समय पर जैसे कि वो इस समय पर एक स्टेट चैंपियन थी टेनिस में, तो आगे चलकर उनको एक नेशनल लेवल पर जाना होता, तो इस कारण वह सेक्रेटरी साहब की जो साइन है वो ज़रूरी थी उस समय पर उस कागजात पर। परंतु जब सेक्रेटरी साहब को ये बात उनके दिमाग में लग गई कि उसने मुझे ऐसा कहा, तो उन्होंने आगे किरण बेदी जी की जगह किसी दूसरे बच्ची का नाम भेज दिया। तब ऐसी परिस्थिति आती है इंसान के जीवन में जब उसका लक्ष्य उसके आंखों के सामने ही टूट जाता है। ऐसा कुछ हुआ हमारी किरण बेदी जी के साथ। किरण बेदी जी की एक और कहानी, अब दूसरी कहानी की तरफ मैं बढ़ता हूँ। उनके बॉय कट बाल, जिस तरीके से आज बॉय कट बाल जो है एक फैशन के तरीके से चल गया है, परंतु पहले जब सन 1982 के दौर में इन सब सारी चीज़ों का कोई रोल नहीं था। जब 1982 के दौरान महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी, उस समय की हमारी किरण बेदी जी कैसी थी आज मैं बताऊंगा। समझते हैं कि कैसे एक आम महिला की बालों की तरह से अलग किस तरीके से किरण बेदी जी ने बॉय कट बाल क्यों कटवाए। देखिए, जब किरण बेदी जी गर्मियों के दिनों में टेनिस खेलती तो उनके बाल जो हुआ करते थे वो बहुत बिखरे हुए बाल हुआ करते थे। वो बार बार उनके माथे पर आ जाया करते, जिस कारणवश क्या होता था, वो टेनिस में
एकाग्रता के साथ टेनिस नहीं खेल पाती। बार बार बाल आगे आ जाने के कारण एक बार उनके माता पिता टेनिस के बोर्ड के सामने बैठे, वो उनके पास गई। उन्होंने कहा, पिताजी माताजी, मैं अपने बाल कटवाना चाहती हूँ ताकि ये मुझे जो हमारे टेनिस में एकाग्रचित नहीं होने देते हैं, बाल मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं इनसे दूर होना चाहती हूँ। था जो कि एक सपोर्टर की तरीके से सामने निकलने का उन्होंने हामी भर दी और तुरंत वहीं पर उन्होंने टेनिस का बैट छोड़ा और दौड़ कर चली गई बार्बर नाउ के दुकान पर और अपनी दोनों चोटियां उन्होंने कटवा दी। वो कहती हैं अपनी आत्मकथा में कि आज भी वो दृश्य मुझे हमेशा अपनी आंखों के सामने याद है, जब मेरी दोनों चोटियां काट कर मेरे सामने आंखों के सामने लहरा दी, जिसमें लाल रिबन बना हुआ था। उसके बाद सामने आई हमारी बॉय कट वाली किरण बेदी। एक बार क्या होता है, वो अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि जब एक बार एक सुनसान स्टेशन पे किरण बेदी जी उतरती हैं तो देखती हैं चारों ओर सन्नाटा था और जो कुली वगैरह हैं, जो वेंडर्स हैं, वो अपनी अपनी जगहों पर लेटे हुए हैं और एक कुत्ता किरण बेदी को देखकर भौंकता है, आवाज़ निकालता है भौंकने की। तब वो व्यक्ति कहता है किरण बेदी जी से, ओ साहब आप जाके रेस्ट रूम में लेटिए, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। तब किरण बेदी ने समझा कि लोग तो मुझे लड़का समझते हैं जबकि मैं हूँ एक लड़की। एक बार वो बताती हैं किस तरीके से वो ट्रेन में एक बार सफ़र कर रही थी तो उनका जूता किस तरीके से बाहर गिर गया। जब वो थर्ड एसी के डिब्बे में ट्रैवल किया करती तो उस समय पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। तो क्या होता था कि एक महिला का चारों ओर से झुंड था, उसी के बीच में किरण बेदी जी खड़ी थी और सभी महिलाएं एक तरीके से किरण बेदी जी को एक लगातार एक टक से घूरने लगी। किरण बेदी जब तक कुछ समझ पाती है, एक महिला ने अपने छाते से उनके सिर पर वार किया। उसके बाद सभी महिलाओं ने उनके ऊपर वार करना शुरू कर दिया। किरण बेदी जी कुछ समझ नहीं पाई। फिर धीरे धीरे उनको धक्का देते देते सभी महिलाएं ट्रेन के दरवाजे तक लेकर पहुंच गई और ट्रेन के दरवाजे के तब उनको समझ में आया कि ये सभी महिलाएं मुझे लड़का समझ रही, क्योंकि उन्होंने एक ढीली समीज, एक लोवर पैंट और एक जूता पहन रखा था। उनके बाल भी लड़कों की तरह छोटे छोटे थे। समय पर क्या हुआ, उनका एक जूता जो है वो ट्रेन की पटरी पर जा गिरा। उन्होंने जैसे देखा कि उनका एक जूता गिर गया, किसी तरीके से उन्होंने गेट को कस के पकड़ा और अपना दूसरा जूता भी गिरा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर एक जूता गिरा तो जब कोई व्यक्ति को मिलता है तो वो उसके लिए काम का नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने दोनों जोड़ जूते के वहीं पर गिरा दिए। ये सब होने के बाद जब स्टेशन आता है तो सभी महिलाएं उनको धक्का देती हैं, सीमेंट की फर्श पे गिरती हैं किरण बेदी, लेकिन उनको ज़्यादा सुगम लगता है उन कठिनाइयों से जिस कठिनाइयों से महिलाएं उनको धक्का दे रही थी। उसके बाद एक दिन गांधी जी की आत्मकथा में उन्होंने पढ़ा किस तरीके से गांधी जी का जब एक बार एक खड़ाऊ नीचे गिर गया स्टेशन पर, तो उन्होंने दूसरी खड़ाऊ भी नीचे फेंक दी और नंगे पाँव अनशन पर चले। तो इस तरीके से वो प्रभावित हुई। अब ये बात थी उनके पुराने दिनों के, किस तरीके से जब वो बचपन में छोटी थी उनका परिवार कैसा था, किस तरीके से उन्होंने बॉय कट बाल कटाए, उनके जूते की कहानी हमने देखी। अब शुरू करते हैं उनके मेन जीवन की कहानी, जिस कारणवश मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ। किरण बेदी जी पढ़ने में बहुत ही रुचि लेने लगी और उसके बाद उन्होंने अपना जो गोल रखा वो एक IPS का रखा और फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर बनी हमारे भारत देश की। जब 80-85 एक IPS की टीम खड़ी हुई थी जिसमें सभी मेंस थे, तो उसमें एक महिला निकल कर आई, हमारी श्री किरण बेदी जी। किरण बेदी जी को एक दिन राज्यपाल जी ने बुलाया तो उन्होंने किरण बेदी जी से कहा कि आप जानती हैं मैंने आपको क्यों बुलाया। बेदी जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे तो मैं पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे दिल्ली में जो एशियाई खेल हैं वो एक साल में शुरू होने वाले, ये सन 1982 की बात है। उस समय पर दिल्ली में एशियाई खेल शुरू होने वाले थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एशियाई खेल जो है वो शुरू होने वाले हैं, परंतु हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो किरण बेदी जी को ये बागडोर उनके जीवन में, वो कहती हैं कि मेरे IPS के जीवन में ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं कह सकते पर एक कार्यभार था, क्योंकि उस समय पर हमारे देश की गरिमा का सवाल था वो एशियाई खेल। तो जो किरण बेदी जी थी वो पूरी लगन से उन्होंने शुरू किया अपना काम। 19 घंटे वो लाउड स्पीकर और माइक के साथ रोडों पर निकल जाया करती दिल्ली के, और किस तरीके से उन्होंने ट्रैफिक को सुधारने के लिए एक जैसे प्रण तक ले रखा था और धीरे धीरे दिल्ली का ट्रैफिक भी कम होने लगा। वहाँ के दिल्ली के लोगों को आम लग रहा था, आदत पड़ गई थी बेदी जी को रोडों पर देखने की। उस समय पर क्या होता, लोग
जो नो पार्किंग में पार्क किया करते थे गाड़ियां, तो उस समय पर पुलिस के पास क्रेन नहीं हुआ करती थी जो गाड़ियों को टोचन करती हैं। बाद में उन्होंने भाड़े पर टोचन करने वाली गाड़ियां मंगाई और जो गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी होती उनको वो स्टेशन ले आया करती, जिस कारणवश इतना डर फैल गया पूरे शहर में कि लोग नो पार्किंग में गाड़ियां नहीं खड़ी करते और जाम भी हमारे दिल्ली में नहीं लगता। पर नो पार्किंग में पार्क थी और मैकेनिक उस गाड़ी की मरम्मत कर रहा था, ड्राइवर खड़ा अखबार पढ़ रहा था, तभी ट्रैफिक पुलिस वाला आता है और उस गाड़ी को टोचन करवाकर थाने ले आता है। बाद में पता चलता है कि वो वीआईपी कोई और नहीं, हमारे देश की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की गाड़ी थी। किरण बेदी जी ने उस जो व्यक्ति जो ट्रैफिक पुलिस लेकर आया था गाड़ी, उसके कार्य की सराहना की, किस तरीके से तुमने निडरता के साथ बिना डरे गाड़ी को टोचन करके तुम यहाँ पर ले आए। उसके बाद एक नया नाम हमारी किरण बेदी जी को दिया गया, क्रेन बेदी। अभी किरण बेदी हमारी क्रेन बेदी के नाम से जानने लगी। अब ये तो हुआ उनके जीवन में कैसे वो किरण बेदी से क्रेन बेदी बनी। बात करूंगा तिहाड़ जेल की। दिल्ली में तिहाड़ जेल की जो कहते नहीं कि भारत में कहीं नर्क था, तो उस समय पर हमारा तिहाड़ जेल था। सन 1992 और 93 हमारी जो किरण बेदी जी थी उनको तिहाड़ जेल का कार्यभार दिया गया। उस समय वार्डनर साहब आगे चल रहे थे, किरण बेदी जी पीछे पीछे आ रही थी और उनकी वो अपनी नाक को किसी तरह बंद कर रहे थे कि इतनी बदबू थी उस जेल में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ का आईजी इसलिए बनाया गया है तिहाड़ जेल का, ताकि मैं इस यहाँ की हालत को सुधार सकूं। पर तिहाड़ जेल की जो कैदियों की कैपेसिटी थी वो मात्र 2 से 2,500 कैदियों की थी, उसमें 10,000 तक के कैदी भरे हुए थे। ये किरण बेदी जी के जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से इस चुनौती को वो हल करें। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, पहले उन्होंने सुना था कि जो पहले के आईजी हुआ करते थे वो कभी भी जेल में आया तक नहीं किया करते थे। किरण बेदी जी ने आना शुरू किया जेल में, कैदियों से बातचीत करनी शुरू की। शुरुआती दौर में कैदियों ने उनकी बात नहीं मानी, फिर उसके बाद उन्होंने समूह बनाकर सभी को बैठाया, सभी को समझाया और छोटे मोटे कार्यों में उन सभी को उलझा कर रखा, जैसे कि गार्डनिंग, वॉकिंग, ध्यान लगाना इत्यादि, फूल वगैरह बैठाना इत्यादि चीज़ों में, जो कि सरल कार्य हैं परंतु उसमें उनका मन लगा रहे, ऐसे कार्यों में उन सभी को किरण बेदी जी ने लगाया। जेल में उनको जो सबसे बड़ी समस्या जिनका सामना किरण बेदी जी को करना पड़ा वो थी कि धर्म के नाम पर जो गुट बटे हुए थे, जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ते थे, तो इस चीज़ का समाधान करने हेतु किरण बेदी जी ने जेल में ही कई सारी चीज़ों का आयोजन किया, जैसे होली, क्रिसमस, ईद, गुरु नानक जयंती इत्यादि चीज़ों का जेल में ही आयोजन किया। बढ़ चढ़कर इन सभी त्योहारों को तिहाड़ जेल में मनाया जाने लगा, जिस कारणवश लोग एक दूसरे के रीति रिवाजों से प्रभावित हुए और आपस में जो ये विवाद था आपसी धर्म को लेकर, गुटों में जो बंटवारे थे, ये आगे चलकर समाप्त हुए। अब आखिरी चंद दिनों की कहानी बताती हैं श्री किरण बेदी जी। तो आई अपने रिटायरी के आखिरी दिनों में तिहाड़ जेल में, तो उनको वो जेल किसी ऋषि के आश्रम की जैसे लगा। किस तरीके से वहाँ पर चारों ओर फूल हैं और सभी जो कैदी हैं वो एक कतार में बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। उन्होंने सोचा क्या, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो जेल जब वो आई तो कैसी थी, अब कैसी है। कि एक रियल सुपर हीरो की कहानी, श्री किरण बेदी जी कैसे बनी क्रेन बेदी, उनके बाल का हेयर कट, उनका बॉय कट कैसे बना, आज जो फैशन चल चुका है। तो आज भी किरण बेदी बहुत सारी हैं, परंतु जो डरता नहीं और अपने हौसलों को बुलंद रखता है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे निरंतरता के साथ बढ़ता रहता है, वो बनता है किरण बेदी की तरह। ये है मेरी रोल मॉडल की कहानी। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई हो। मिलते हैं एक और सुपर हीरो की वीडियो के साथ। धन्यवाद।